आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के जो तत्व हमने एनसीईआरटी में पढ़े। तो एनसीईआरटी के पीछे जो अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर हैं, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो कह रहा है कि जो बेसिक स्टेट है सिल्वर एटम की, उसमें जो डी ऑर्बिटल है उसमें 4d10 यानी पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में डी सब सेल में उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कह रहा है आप कैसे बात कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व है? तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सिल्वर जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 47 होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, तथा इस अवस्था में इसके 4d कक्षक अपूर्ण भरे हुए होते हैं, अतः यह एक संक्रमण तत्व है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा सिल्वर है जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, इसमें जब 4d सबसेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं भरे रहते, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कम होंगे, तो +2 ऑक्सीकरण स्टेट होगी, तो उस समय डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाते हैं। इसीलिए हम इसे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। जाहिर सी बात है कि डी ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे डी कक्षक से, तो हम उसे संक्रमण तत्व कहेंगे। तो जब सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, उस समय 4d कक्षक अपूर्ण भरा हुआ रहता है, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, कैलाश श्रेणी स्कैंडियम Z यानी परमाणु क्रमांक इसका 21 है, से जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, में जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको बोलते हैं, सबसे कम अर्थात 128 किलो जूल प्रति मोल होता है। ऐसा क्यों है हमको बताना है। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इन द सीरीज स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है और जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट, सबसे कम क्यों है, और मात्रा भी दिया है 126 किलो जूल प्रति मोल। तो ऐसा क्यों है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जो हमारा जिंक है इसके 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंधन में प्रयुक्त नहीं होते। तो जो हमारा जिंक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी जो 3d सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बनाने में या आबंध बनाने में नहीं यूज होते हैं। तो वही कह रहा है कि शेष सभी धातुओं के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अन्य जो मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, उनके 3d इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्ड बनाने में। इसीलिए श्रेणी में जिंक की कणन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मान सबसे कम होता है। ये बात निकल करके सामने आई। तो 3d श्रेणी के जितनी भी धातुएं हैं उनमें जो जिंक है हमारा, इसमें डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन आबंध में प्रयुक्त होते हैं, मतलब आबंध में प्रयुक्त नहीं होते, शेष सबके होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये चीज निकल करके आ गई सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा है कि जो तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
कह रहा है संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है एवं क्यों, कारण भी हमसे पूछ रहा है। तो हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो मैग्नीज है जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 25 है के परमाणु में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 है इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः यह +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन अवस्थाएं प्रदर्शित करता है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो चूंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +2 से +7 तक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और मेटल बनती है का मान धनात्मक यानी +0.34 वोल्ट है। इसके संभावित कारण क्या है? इसके उच्च ΔH0 माइनस और डेल्टा ये हीट ऑफ एटमाइजेशन ए का मतलब, और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन HYD लिखा है पर ध्यान दें। इस बात को ध्यान में रख करके हमें ये बताना है कि जो कॉपर है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धनात्मक क्यों है और उसका मान +0.34 वोल्ट है। तो इसके संभावित कारण क्या है? और कॉपर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले यानी Cu+2 की स्टेट में है उस स्थिति की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये चीज हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी धातु के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी M+2 से M यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मेटल बनेगी, न्यूट्रल मेटल। तो निम्नलिखित पदों में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन के योग से संबद्ध होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 क्रियाएं होती हैं तब जाके ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि पहले मेटल सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए हीट ऑफ एटमाइजेशन यानी उसको एटम बनाने की जो स्थिति है तो उसको यूज किया गया। तो सॉलिड से पहले गैस बनाया जाता है। तो ΔAH लिखा है परमाणु एंथैल्पी जो कि धनात्मक है। तो चूंकि इसमें एनर्जी ऐड की जा रही है, जब हम किसी चीज को सॉलिड से गैस बनाते हैं, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बनाते हैं, तो उसको ऊष्मा देनी पड़ती है यानी उसमें हीट ऐड होती है। तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड से गैस बना जब हीट ऑफ एटमाइजेशन को ऐड किया गया यानी हीट को ऐड किया गया। क्योंकि सॉलिड अवस्था में तो कंपाउंड की अवस्था में है, यौगिक अवस्था में। अब उसके एक एक परमाणु को हमें अलग करना है, क्योंकि जब हम किसी एंथैल्पी की बात करते हैं तो अलग अलग परमाणुविक अवस्था में होना चाहिए। और कब संभव है? जब वो गैस की अवस्था में हो। तो गैस में आपसी आकर्षण नहीं होता या कम होता है, इसलिए वस्तु अलग अलग परमाणु में बिखर जाती है, इसलिए ऐसा किया गया। इसके बाद क्या करते हैं? फिर देखिए हमारी मेटल गैस अवस्था में, फिर यहाँ पर लिखा है ΔIH, ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन है, आयन के फॉर्म में बनाना। तो आयन 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं, धनायन और ऋणायन। तो जाहिर सी बात है कि धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ऋणायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि M+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इससे। तो ΔIH आयनन एंथैल्पी यहाँ भी धनात्मक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर धनात्मक है। जैसे सॉलिड को गैस बनाने के लिए हमको ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़ी थी। तो अब इसी को ऐड करें अगर हम, तो M+2 गैस और एक्वस, अब इसमें पानी मिला रहे हैं क्योंकि हाइड्रेशन शब्द भी पानी मिलाया गया। तो पानी में एक क्रिया हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पानी से जब क्रिया की गई इस आयन की, तो इस आयन के चारों ओर पानी चिपक जाएगा, उसी को हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। जैसे कोई गेंद हो उसको पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी सतह पर पानी के अणु चिपक जाते हैं, तो उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं।
तो ये एक्वस का मतलब हाइड्रेटेड हो गया हमारा, जल योजित हिंदी में कहते हैं। तो M+2 एक्वस प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H यानी हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन एंथैल्पी यहाँ पर हमारी ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखिए हमको खुद ऊर्जा दे करके ये पानी के अणु नहीं चिपका रहे हैं, बल्कि पानी में डाला गया तो पानी के अणु खुद चिपक गए हैं, यानी हमको ऊर्जा नहीं देनी पड़ी, प्रकृति ने ऐसा कर दिया, इसलिए ऋणात्मक है। तो ध्यान दीजिए धनात्मक ऋणात्मक क्यों है। यहाँ पर धनात्मक इसलिए है क्योंकि हम ठोस को जब गैस में बनाएंगे तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम किसी गैस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, लेकिन जब हम किसी आयन को पानी में डालेंगे तो आयन को चिपकाने के लिए ऊष्मा नहीं देनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी ताकि पास पास आए। तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक है जलयोजन एंथैल्पी, क्योंकि ऊष्मा ज़्यादा रहेगी तो पानी भाप बन जाएगा, चिपक के पास नहीं आएगा, तो इसलिए ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, इसलिए ऋणात्मक है। तो क्यों ऐसा लिखा गया इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कॉपर की परमाणुविक एंथैल्पी उच्च तथा जलयोजन एंथैल्पी कम होती है। तो परमाणुविक एंथैल्पी यानी कॉपर ठोस है, उसको परमाणु अवस्था यानी एटॉमिक स्टेट में पहुंचाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि पानी चिपकाने के लिए कम या मान लो ऋणात्मक है तो नहीं देनी पड़ती, एक तरह से कहें तो परमाणुविक एंथैल्पी उच्च है और जलयोजन यानी हीट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है Cu+2 से Cu को का मान जो है वो धनात्मक होता है। ये बात निकल के सामने है। अतः Cu सॉलिड के Cu+2 एक्कस में रूपांतरण की उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी द्वारा संतुलित नहीं होती है, क्योंकि ये एंथैल्पी उससे बहुत ज़्यादा है। हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। कह रहा है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे। तो जो ट्रांजिशन हमारे पास एलिमेंट हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें काफ़ी अनियमितताएं हैं, तो उसके बारे में हम कैसे समझाएंगे। तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये पूर्ण भरे हुए कक्षक और आधे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इस स्थिति में जो पूर्ण भरे नहीं हैं या आधे भरे हैं तो ये जैसी कंडीशन बनेगी उस हिसाब से हमारी एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी में चेंज होता है, इसीलिए अनियमितता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन विभिन्न 3D विन्यासों के स्थायित्व की क्षमता में भिन्नता के कारण होता है। जैसे उदाहरण में बता रहा है कि D0 है, D5 है, D10 है, तो D10 पूरा भरा हुआ है, D5 आधा भरा हुआ है, D0 इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो सबके स्थायित्व में चूंकि अलग अलग स्थायित्व की क्षमता अलग अलग है, इसलिए आयनन एंथैल्पी भी अनियमित है यानी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। तो ध्यान दीजिए आंसर, छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन तत्व धातु को उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम लोग और बारीकी से समझें तो हमने आपको बताया था, फोन करके याद कराया था FON। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है पूरी आवर्त सारणी में, और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है। तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को, जो बांड का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर बहुत ज्यादा तेजी से खींचते हैं। तो जो दूसरा
एलिमेंट है वो धनात्मक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और धनात्मक होना ही ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना है। तो इसीलिए कह रहा है कि छोटे आकार में उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इनका आकार भी छोटा है और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन तत्व धातु को उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ये बात निकल के सामने आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है क्रोमियम +2 और आयरन +2 में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों, यानी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी खुद अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाएगा तभी दूसरे की घटाएगा। तो यहाँ पर देखिए Fe+2 की तुलना में Cr+2 एक प्रबल अपचायक पदार्थ है। तो Fe की तुलना में जो क्रोमियम है, क्रोमियम +2 आयन, ये फेरस की तुलना में ज्यादा अपचायक है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए कारण बता रहा है कि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 बनने में D4 से D3 परिवर्तन होता है, किंतु Fe+2 से Fe+3 में D6 से D5 में परिवर्तन होता है। जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी है। इस बात को ध्यान दीजिए। हम किसी को अपचयित करना चाहते हैं यानी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या घटाना चाहते हैं, और जो कर रहा है एलिमेंट या आयन उसकी बढ़ाना चाहते हैं। तो हम बढ़ा रहे हैं क्रोमियम की और फेरस को फेरिक में यानी आयरन की भी बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने में स्थिति क्या देखने को मिलती है कि जब क्रोमियम +2 से +3 बनता है तो D4 से D3 में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 4 से 3 हुआ। यहाँ पर Fe+2 जब रहता है तो D6 स्थिति रहती है, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो D5 स्थिति रहती है। अब अगर पानी है तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा है वो ज्यादा आसानी से हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो चूंकि D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी है, तो इसलिए क्रोमियम Cr+2 प्रबल अपचायक है, यानी दूसरे को आसानी से अपचयित कर सकता है, क्योंकि ये D3 स्थिति में। तो इन चीजों को बारीकी से आप लोग समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। कह रहा है मेटल है कोई +2 स्टेट में और एक्वस है यानी पानी में जलयोजित भी है, हाइड्रेटेड भी है, और आयन जिसका परमाणु क्रमांक दिया है 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में भाषा थोड़ा कम समझ में आ रही है तो हम लोग इसको इंग्लिश में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की गणना करना है स्पिन वाले केवल। तो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 एक्वस आयन जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो M27 है तो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो AR लिख दिया यानी आर्गन। तो पहले 18 हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। ये सब बना करके आप लोग लिखिए, इसको याद कर लीजिए। जब पीरियाडिक टेबल पढ़ाया है तो हमने याद कराया था। तो जब ऐसे हम लिखेंगे तो 3d7 4s 2 कंडीशन आ जाएगी। तो M+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो 3d7 हो गया। ये बाहरी कक्षा का से ही पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षा नाभिक के आकर्षण से सबसे कमजोर तरीके से बंधी होती है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब निकल गए तो आर्गन 3d7 वाली स्थिति बन गई। अब इसको भरते हैं तो D में जब भरेंगे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। D उपकोष या सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान दीजिए, बात को सही से समझें। ये D सबसेल है हमारा, कक्षा का ऑर्बिटल नहीं है। D सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं। NCERT में कई जगह गलत लिखा है, इस पे सुधार करिए।
तो यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हुंड रूल और आप बाउ रूल ये सब हमने आपको बताया था, तो वहाँ बताया था। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर विपरीत चक्रण यानी अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 भर दिए, फिर 6 और ये 7वां भर दिए। अतः इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण यानी स्पिन ओनली वाला मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है √n ब्रैकेट में n+2। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, तो √3, ये n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 है प्लस फिर 3+2, तो ये आ गया। बोहर मैग्नेटॉन ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो लिखी गई है। BM का मतलब बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है हमारे मैग्नेटिक मोमेंट। सॉल्व किया तो आ गया 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया ये बात निकल के आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि कॉपर आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों, समझाइए। तो कॉपर आयन जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है ये हमको बताना है। थोड़ा डाउट है तो इंग्लिश वाले में देखते हैं कि Cu+2 की बात कर रहा है Cu+ की। तो देखिए Cu+ है, हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है। तो क्यों स्थायी नहीं है जलीय विलयन में, यानी हाइड्रेटेड Cu+ स्थायी नहीं है, क्यों, ये हमको बताना। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है Cu+ एक्वस से Cu+2 एक्वस अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो नाभिक उनको अच्छे से नहीं खींच पा रहा था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमने वाली संख्या कम हो गई। तो अब कम है, आकर्षण उसका बराबर है, तो कम होने की वजह से और अच्छे से खींचेगा। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में ज्यादा ताकत लगेगी, इसीलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक है। परंतु Cu+2 एक्वस के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+ एक्वस की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है। तो Cu+2 एक्वस के लिए Cu+ एक्वस की तुलना में जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, वो अधिक ऋणात्मक होती है। इसीलिए यह कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी के लिए अधिक क्षतिपूर्ति करती है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो अलग बात हो जाती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी में उसका उल्टा हो जा रहा है। तो देखिए जब एंथैल्पी की बात हो रही तो Cu+ की ज्यादा, लेकिन जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो रही है तो Cu+ की तुलना में अधिक ऋणात्मक है Cu+2 एक्वस की। एक्वस जब लग जाता है तो उल्टा हो जाता है, इसलिए यह कॉपर की द्वितीय एंथैल्पी के लिए अधिक क्षतिपूर्ति करती है। तो Cu+2 के लिए Cu+ की तुलना में अधिक ऋणात्मक है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो द्वितीय आयन एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+2 एक्वस के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+ एक्वस की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है। Cu+2 की ज्यादा ऋणात्मक है हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+ की तुलना में, इसलिए यह कॉपर की द्वितीय आयन एंथैल्पी के लिए अधिक क्षतिपूर्ति करती है। तो द्वितीय आयन एंथैल्पी जो कि ऋणात्मक है और ज्यादा ऋणात्मक है Cu+2 की, अगर जोड़ा जाएगा आयनन एंथैल्पी से तो ज्यादा क्षतिपूर्ति हो जाएगी, यानी मात्रा ज्यादा कम हो जाएगी। अतः अनेक Cu+2 यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं तथा निम्न प्रकार असमानुपातित होते हैं। इसीलिए Cu+2 की बजाय Cu+ जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए क्रिया दिखाई गई है। तो Cu+ एक्वस से Cu+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड बन जाता है। तो ये चीज निकल के सामने आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। कह रहा है लैंथेनाइट आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइट आकुंचन अधिक होता है, क्यों। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन अधिक होता है, ये पूछ रहा है क्यों। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं
कि 5d इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश से प्रभावी रूप से परिरक्षित होते हैं। तो जो 5d कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5d कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे ज़्यादा सील्ड होते हैं, यानी परिरक्षित होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि 5d इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव परिलक्षित होता है। तो 5d इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर अगर हम जाएं तो वीक सील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, अतः एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि लैंथेनाइड की तुलना अगर एक्टिनाइड से की जाए तो एक्टिनाइड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण दुर्बल होता चला जाता है। मतलब श्रेणी में जब आगे चलेंगे तो लैंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड आता है, तो परिरक्षण यानी सील्डिंग इफेक्ट वीक होता जाता है। अतः जब रक्षा नहीं हो पाएगी यानी नाभिक के आकर्षण अंदर वाले इलेक्ट्रॉन छुपा नहीं पाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लगेगा नाभिक, इसलिए संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अतः एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है। ये बात निकल के सामने आ गई। अब देखिए आगे आ जाता है अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही।